क्या आपको पता है कि भारत का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखी है। पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, और भारतीय संविधान की प्रथम गठन कब हुआ, भारतीय संविधान सभा का प्रथम गठन कब किया गया। मैंने स्टार्टिंग में एक प्रश्न किया, हालांकि मेरा प्रश्न नहीं है, अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है कि भारत का जो संविधान है, ये तो हम जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, लेकिन कुछ लोग हमारे संविधान को जो है वो नकारते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो संविधान कुछ लोग संविधान का आलोचक हैं जो उसको नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि संविधान को जो है लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि संविधान को लिखा ही नहीं गया और ना ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इतनी मेहनत दिखाई कि संविधान को लिखा है। बल्कि कुछ लोग कहते हैं उधार का थैला, क्या बोलते हैं, उधार का थैला, उधार का थैला। हालांकि ये कहना बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ आलोचक भी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया में रहते हैं लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से नकारते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो इसके आलोचक होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि ये जो है दूसरे देशों से लिया गया है, मतलब दूसरे देशों से एडॉप्ट किया गया है, उधार लिया गया है। कहने का मतलब है, हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 60 देशों के 60 कितने 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद जो है उनमें जितने भी अच्छे नियम लगा, उनके जितने भी अच्छे कानून लगे, उनको भारत के संविधान में रख लिया गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि उधार का थैला है। मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस, बहुत सारे, जापान, लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और उन्हें पढ़ने में ही उतना समय लगा। और सबसे ज्यादा जो है लगभग 250 अनुच्छेद जो है अधिनियम 1935 के अधिनियम में जो लिखे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन एक, उसमें से हूबहू उतारा गया, यानी कि उसमें संशोधन करके रखा गया। अब ऐसे में कुछ आलोचक अगर ये कहते हैं कि भारतीय संविधान को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखा, तो कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सही कहते हैं। इसको लिखे थे कौन, प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है। लिखने का काम किए थे, क्या चीज का काम किए थे, लिखने का, मतलब उसमें राइटिंग का काम किए थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोले थे। ठीक उसी प्रकार जैसे गीता को श्री कृष्ण ने सुनाए थे अर्जुन को, और वेद व्यास जी जो हैं वो लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। श्री कृष्ण बोले थे और वेद व्यास जी महाभारत में जो हैं पूरे
कहानी को जो लिखते हैं तो वहां पे लिखे थे। तो कहने का मतलब है कि 60 देशों के बाद 60 कंट्री को स्टडी करने के बाद उनमें से अच्छे अच्छे चीजों को उठा के लाना, और कहा जाता है कि अच्छा और बुरा चीजों का पहचान वही कर सकता है जो इंटेलिजेंट हो। ठीक है, वरना आप तो जानते हैं कि लोग एग्जाम में कॉपी भी सही से नहीं कर सकते हैं बिना पढ़े। जो पढ़े हैं वही तो कॉपी करते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उधार का थैला है, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहला प्रश्न आपका क्लियर होगा जब भी कोई पूछेगा कि भारत का संविधान कितने देशों को स्टडी करने के बाद उनमें से अच्छे या उनमें से कुछ कानून को एडॉप्ट किया गया था, तो आप सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं। वहां ऑप्शन में रहेगा 60 देश और आप उसमें 60 में मार दीजिएगा टिक। जिसमें से हम जानेंगे भारतीय संविधान, रूस के संविधान से क्या लिया गया, तो मूल कर्तव्य लिया गया, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिया गया। जर्मन का संविधान से क्या लिया गया, आपातकालीन उपबंध लिया गया। फ्रांस का संविधान से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिक, समझ रहे हैं ना, रिपब्लिक व्यवस्था। तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे कि किस देश से क्या लिया गया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी। ठीक है, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, मूल कर्तव्य क्या होता है, या मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, किस देश का स्रोत था जहां से उसे भारत के संविधान में लाया गया है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और पॉलिटी की क्लास में हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटी की क्लास पार्ट 3। और पिछले अध्याय में हम लोगों ने पार्ट में डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान को उधार का थैला लोग क्यों कहते हैं। हालांकि ये कहना बिल्कुल भी गलत है, लेकिन जो नहीं मानते हैं वो ऐसा कहते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान दिए गए। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में लगभग 60 देशों से जो है संविधान को स्टडी करके लिया गया है, और एक एक चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर जानते हैं भारतीय संविधान का स्रोत, ठीक है, नॉर्मल, अभी हम लोग सबसे पहले जानते हैं मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य क्या है, तो शॉर्ट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो हम लोग टिक कर देंगे वहां पे रूस से जो है मूल कर्तव्य को लिया गया है। मूल कर्तव्य के मतलब होता है अपने देश के प्रति सम्मान की भावना। आपका कर्तव्य क्या बनता है अपने देश के प्रति, जैसे माता पिता के प्रति आपका दायित्व क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। ठीक है, आप माता पिता को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें देख रेख करते हैं। वो जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनका भी आप बच्चों के जैसा लालन पालन करेंगे। ये आपका एक कर्तव्य है, ये आपको करना ही है। और सही ये क्या है, मूल कर्तव्य भी बिल्कुल उसी टाइप में है। हम इस देश में रहते हैं तो मेरा दायित्व बनता है कि इस देश के संविधान को और इस देश के राष्ट्रीय ध्वज को, इस देश के कानूनी व्यवस्था को, न्याय को हमें क्या करना है, अपमान नहीं सम्मान करना है। समझ रहे हैं ना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना है। यही तो हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये
टोटल जो है मौलिक कर्तव्य जो है 11 हैं। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये गणतंत्रात्मक यानी कि रिपब्लिक, ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से? फ्रांस से लिया गया है। अब प्रश्न ये होता है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है? तो गणतंत्र यानी रिपब्लिक, ठीक है, ये क्या होता है ये ध्यान से समझिए। ऐसी शासन व्यवस्था जहां पे जनता के द्वारा चुना हुआ शासक ही शासन करता हो, ना कि वंशागत शासन व्यवस्था चलता हो। अगर वंशागत शासन व्यवस्था चलता हो तो वो क्या होगा? गणतंत्रात्मक नहीं होगा और रिपब्लिक कंट्री नहीं कहलाएगा। मतलब वहां जनता द्वारा चुने हुए शासक ही वो शासन कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी रिपब्लिक। ठीक है, ये दो चीज क्लियर हुआ। फिर आपसे पूछा जाएगा आपातकालीन उपबंध क्या है और आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन में जर्मन जहां पे भी दिखेगा आप टिक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? टिक कर दीजिएगा, गोल घेरा। लेकिन उससे पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं आपातकालीन उपबंध क्या है। भैया कोरोना काल तो आपको याद होगा। कोरोना काल में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमारे देश के प्रेसिडेंट का आदेश हुआ, कह सकते हैं हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ने आदेश किया, लेकिन वहां पे शासन व्यवस्था को कंट्रोल में करने का काम प्रेसिडेंट के द्वारा, ये प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा हुआ और जो है कानून व्यवस्था यानी कि आपातकालीन लगाया जा सकता है। अगर किसी प्रकार से आपके देश में कोई मुसीबत आ जाता है तो आप पूरे राज्य का भार कहां चला जाएगा? केंद्र के पास। और वो केंद्र क्या करेगा? पूरे राज्य, पूरे देश में अपना पावर का यूज करेगा, यानी कह सकते हैं पूरे देश का पावर अपने हाथों में ले लेगा। यानी कि मान लीजिए कि अचानक पाकिस्तान वाला हमला कर देगा तो ये मीटिंग नहीं बैठाएगा कि राज्य के साथ मीटिंग नहीं, डायरेक्ट अनाउंस कर देगा कि सारे राज्य के जवान फोर्स को यहाँ पे भेज दिया जाए और वो को करना पड़ेगा, पूरे अलर्ट हो जाएगा, पूरा शासन व्यवस्था जो है केंद्र के पास चला जाएगा। आपातकालीन मतलब यही नहीं हुआ कि अचानक, आपातकालीन मतलब अचानक जो है से पूरी व्यवस्था में उथल पथल कर देना। यानी कि केंद्र के कोरोना काल में एक भाषण स्पीच हुआ कि पूरे राज्य, पूरे देश में लॉकडाउन, तो पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। यही होता है आपातकालीन। ठीक है, फिर इसको भी डिटेल में जानेंगे। फिर बोलता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो है कानून बनाने का काम संसद का है। अगर संसद कोई कानून बनाता है तो ये चीज को ध्यान में रख के बनाएगा कि उनके कानून से जो है किसी प्रकार का जो है भारतीय संविधान या भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं या किसी भी व्यक्ति संप्रदाय के ठोस पहुंचाए या गलत कानून बने तो उसको पास नहीं करना है। उसको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो को आपको दिया गया है कि इसी नियम और इसी रूल के तहत आप एक नए कानून को बना सकते हैं, तभी आप जो हैं मतलब कि सारा काम आपको करने का है। यानी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान ये कहता है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है तो समय के साथ जो है से पूर्ण रूप से ही बदल देना, ये नहीं है। आपको बदलाव जरूरी है तो इसका मतलब है कि
कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप इसको बदल सकते हैं। आप समय के अनुसार जो नए कानून की मांग होगी उसको आप उस कॉन्स्टिट्यूशन में रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा होगा, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो चीज परफेक्ट, जैसे आपने विवेक बिंद्रा साहब का एक स्पीच सुना होगा, उसने बोला जो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं, जिसमें बार बार बदलाव आ रहा है, वो परफेक्ट नहीं हो सकता, अनपरफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल सही, वो अनपरफेक्ट क्योंकि पूर्ण तो ईश्वर भी नहीं थे। ठीक है, एक ईश्वर पूर्ण थे, वो नारायण, आप सभी जानते हैं। और समय के साथ ईश्वर ये भी बोलते हैं कि समय के साथ राम ही युग नहीं चलेगा, समय के साथ कृष्ण युग भी चलेगा। कहने का मतलब है गौतम बुद्ध युग भी चलेगा। समय क्या मांगती है? बदलाव मांगती है। तो समय के साथ बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरे बदल देना है, उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे आगे की भी क्लास। ठीक है, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। आगे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तावना शब्द किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो आप बोलिएगा अमेरिका से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूसरे देश से अडॉप्ट किया हुआ है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था, उधार का थैला। अरे भैया, दूसरे देश से वो चीज को चुना गया है। मौलिक अधिकार को आप मौलिक अधिकार ही तो कह सकते, ऐसा तो नहीं कुछ उसका और कह सकते। फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट। अगर मौलिक अधिकार जो है एक व्यक्ति को, क्या होता है मौलिक अधिकार? एक व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए वो सारी सुविधाएं जो उसे अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से जीने में मदद देता हो। अब सुने ना, बोलने का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, घूमने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, अपने प्रति हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार। मतलब आप सोच सकते हैं, अब इतना अच्छा चीज को नहीं लाया जाता। तो वही बात है ना, लोग की सोच जो है, कहा जाता है सोच, तो जो जैसे सोचते हैं वैसे ही, क्योंकि एक व्यक्ति हमारे लिए परफेक्ट हो सकता है तो किसी और के लिए अनपरफेक्ट भी हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार है कॉन्स्टिट्यूशन भी। जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं उनके लिए परफेक्ट है, जो नहीं मानते उनके लिए अनपरफेक्ट है। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कहाँ का? जब पूछा जाएगा मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से। उसी प्रकार बोला जाएगा आपसे कि द्विसदनीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? द्विसदनीय व्यवस्था तो आप बोल सकते हैं ब्रिटेन से। फिर अफ्रीका से आपसे पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, यह किस देश से लिया गया है? तो वो है अफ्रीका से। देखिए, अब इतना अच्छा अच्छा चीज, अगर संविधान में संशोधन क्यों ना हो, आज लोगों की मांग कुछ थी, कल लोगों की मांग कुछ और होगी। तो समय के साथ अगर भैया बदलाव नहीं आएगा तो चेंजेस कैसे आएगी? प्रोग्रेस। कल लोग जो थे वो कह सकते हैं कि कल स्टडी करने के लिए लोग बहुत सारे बुक अपने साथ लेके चलते थे। इंग्लिश का वर्ड मीनिंग लोगों को नहीं समझ में आता था, पैकेट डिक्शनरी रखते थे ना। लेकिन आज भी लोग डिक्शनरी का यूज करते हैं, लेकिन तरीका बदल गया। अब डिक्शनरी कैसा यूज होता है? बस जस्ट गूगल मारिए डिक्शनरी। तो कहने का मतलब समय के साथ आपको चेंजेस चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि डिक्शनरी खत्म हो गया। खत्म कहाँ हुआ है? बुक खत्म हो गया। बुक खत्म कहाँ हुआ है? बस कह सकते हैं कि कल जो है हम लोग इस स्टेप में पढ़ते थे, आज मोबाइल में ही बुक डाउनलोड करके पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ तो रहे हैं ना। तो संविधान में भी समय के साथ संशोधन जरूरी है। समाज को जो मांग है वो होना चाहिए। आगे क्या है?
आपसे ये तो हो गया। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो अफ्रीका से ली गई है। वहीं पे आपको फिर पूछा जाएगा संघात्मक विशेषताएं किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से। किस देश से? कनाडा से। फिर पूछा जाएगा कि व्यापार वाणिज्य एवं संगम स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, एक साथ बैठक, संसद के दोनों सदन का एक साथ बैठक किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपसे यही पूछेगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। तो कहने का मतलब है ये भारतीय संविधान के जो है स्रोत है, जहां से उसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स को उठा के लाया गया, ताकि भारत एक विशाल देश है और यहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और किसी के साथ जो है वो किसी भी प्रकार के अन्याय ना हो पाए, इसलिए ऐसा लाया गया ताकि सबको समान अधिकार मिले। बॉयज गर्ल्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, कुछ भी नहीं है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता होगा वो जरूर एक बार कहता होगा कि वाह रे लिखने वाले, आपने क्या लिखा है कि किसी भी प्राणी के अंदर आप में किसी भी प्रकार का जो है बदले की भावना, या फिर कह सकते हैं कि घृणा की भावना अपने मन में रख के नहीं लिखा गया। सबको समान अधिकार देने के लिए लिखा गया। आप सोच नहीं सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो हिंदू मुस्लिम में कितने लाखों लोगों का खून बह गया था। वैसे में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा रहा होगा तो जोर दिमाग में आया होगा, यकीन मानिए कि देखो हमारे बहन बेटियों को पाकिस्तान में इस तरह किया गया और हम इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनको जो है वो बराबर अधिकार देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। मतलब आप सोचिए तो, पढ़िए तो, तभी तो आप सोच सकते हैं। कहा जाता है अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सोचोगे कैसे? जब आप पढ़ोगे तभी तो सोचोगे। क्या बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ना एक देश का जहां से लिया गया है उसके बारे में एक डिटेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।